इडियट्स फिल्म में वायरस जो कैरेक्टर है उसका एक डायलॉग है कि चांद पर सबसे पहले जो इंसान गया था सब उसी का नाम याद रखते हैं और जो दूसरे नंबर पर गया, तीसरे नंबर पर गया, उसका किसी को कोई ध्यान नहीं रहता। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, हर कोई उसी की बात करता रहता है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स को लोग भूल जाते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो, और आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो एक और प्लेटफॉर्म है, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात होती है तो नंबर 1 पर बिटकॉइन आता है, नंबर 2 पर आता है इथेरियम। आज हम उस पर फोकस करने वाले हैं। तो इथेरियम है क्या, सबसे पहले उसी सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़ेंगे, इथेरियम पर चर्चा रहेगी, लेकिन हमारा एक्सप्लेनर जो है जिसका नाम है आइए समझते हैं, उसमें अब हम समझने वाले हैं कि इथेरियम है क्या। तो सबसे पहले इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन हैं और इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम्युनिटी बेस्ड है। ये ओपन सोर्स है, इसमें सब मिलजुल कर जो है इस प्लेटफॉर्म को एक तरह से रन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आगे बढ़े तो एक तरफ जहां बिटकॉइन की बात हो तो वो एक करेंसी की तरह उसका इस्तेमाल होता है, दूसरी तरफ इथेरियम के बहुत अलग अलग यूज हैं, जैसे कि डिजिटल मनी की तरह ये इस्तेमाल हो सकता है, ग्लोबल पेमेंट की तरह, और एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इथेरियम एक करेंसी है, इथेरियम प्लेटफॉर्म का नाम है, उसके ऊपर एक बेस्ड करेंसी है जिसका नाम है एथर, ETH। आपने अक्सर देखा होगा, अभी आपके स्क्रीन के नीचे भी जो प्राइसेस आ रहे हैं उसमें ETH देखिए, इथेरियम, एथर। तो एथर जो है वो इथेरियम पर बेस्ड है और यही करेंसी का नाम है। ये 2015 में लॉन्च हुआ था और अब जैसा मैंने शुरुआत में बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बिटकॉइन के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। फटाफट इसके की फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये ब्लॉकचेन सिस्टम, ब्लॉकचेन को हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ पिछले एपिसोड्स में, ये ब्लॉकचेन सिस्टम है ये। उसके बाद यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होती हैं, इसे डैप्स भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हमारे गेस्ट। आगे ओपन सोर्स है, ये कम्युनिटी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ये बंद नहीं है, ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने मिलकर कुछ बनाया और उसके बाद जो 5वां कोई शख्स है वो कुछ नहीं उसमें कर सकता। ये ओपन सोर्स है। और आखिर में जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी क्या होते हैं आगे वो भी आपको बता देंगे। तो बेसिक्स हमने समझ लिए, इथेरियम क्या है, ये एक नेटवर्क है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, कम्युनिटी बेस्ड है। इसके की फीचर्स मैंने आपको बता दिया। और अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रोहास नागपाल, इन्होंने किताब लिखी है द फ्यूचर मनी प्ले बुक। इनसे इन की फीचर्स की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत रोहास आपका। तो बताइए इथेरियम के बारे में बेसिक चीजें जो है वो कवर कर ली हैं, अगर आप उसे एक स्टेप आगे लेकर जा पाए हमारे लिए। जरूर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इथेरियम जो है वो एक प्रोटोकॉल का नाम है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ऊपर दिखता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वैसे ही इथेरियम एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के ऊपर 5 अलग अलग ब्लॉकचेन चलती हैं, 4 टेस्टिंग के लिए चलती हैं और 1 लाइव ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। तो जब आप और मैं बात करते हैं तो हम वो लाइव ब्लॉकचेन की बात करते हैं जिसका नाम है मेन नेट। और ETH या ईथर एक क्रिप्टो करेंसी है जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है। तो 3 अलग अलग चीजें हो गई, इथेरियम प्रोटोकॉल, मेननेट ब्लॉकचेन और ETH है क्रिप्टो करेंसी। दूसरी बात में, हाँ जी, दूसरी बात में आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि इथेरियम के ऊपर जब हम ऐप बनाते हैं तो हम उसको डैप बोलते हैं। डैप मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप। तो जो नॉर्मल मोबाइल ऐप होती हैं उनको आप ऐप बोलते हो, पर अगर वो ब्लॉकचेन पे चल रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, हम उसे डैप बुलाते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इथेरियम के 2 वर्जन हैं। तो कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा हैक हुआ था इथेरियम के ऊपर और काफी टोकन चोरी हो गए थे। उसके बाद कम्युनिटी ने डिस्कस किया कि अब करना क्या है। कुछ लोगों ने बोला है कि हम ब्लॉकचेन को रिवाइंड करते हैं और ये जो फ्रॉड हुआ है उसको हम वापस कर देंगे। कुछ लोगों ने बोला नहीं, ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं कर सकते। तो उस टाइम इथेरियम 2 टुकड़ों में बट गया। एक बोलते हैं इथेरियम क्लासिक, उसकी क्रिप्टो को बोलते हैं ETC, वो बहुत सस्ती है। दूसरे को हम बोलते हैं इथेरियम, वो है ETH, वो काफी महंगी है। तो आप कभी भी गलती से ETC मत ले लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ETH आजकल खरीदते और जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत ही एक की फीचर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, अगर उसके बारे में ब्रीफली आप हमें बताएं। जरूर। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि अगर मेरा प्लेन
आधे घंटे से ज्यादा डिले होगा तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसे देगी। तो आज की डेट में ये बहुत मैन्युअल प्रोसेस होता है, हमें क्लेम फाइलिंग करनी पड़ती है। अब आप सोचो, अगर इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के ब्लॉकचेन पे डाल दें तो यूं ऐसा होगा कि जब भी मेरी फ्लाइट लैंड होती है, ब्लॉकचेन जो है वो डेटा कहीं से लेके आएगी कि फ्लाइट कितने बजे लैंड हुई, और अगर वो आधे घंटे से ज्यादा डिले था तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में वो ETH टोकन डाल देगी और मुझे कोई भी क्लेम नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो देखिए, डिसेंट्रलाइज एप्स में जैसे अगर हम कैब बुक करने के लिए कोई ऐप यूज करते हैं, पिज्जा मंगाने के लिए कोई ऐप यूज करते हैं, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो डिसेंट्रलाइज ऐप का मतलब यही है कि वो डिसेंट्रलाइज है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी उस पर रूल नहीं कर रही। और वहीं बहुत स्मार्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी रोहास ने हमें बताया कि उसमें जो फंक्शनैलिटीज हैं पहले से आप सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से वो आगे चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चर्चा, और आगे हम चर्चा करने वाले हैं इथेरियम और बिटकॉइन की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इथेरियम जो है, कह रहे हैं क्या कहते हैं, और ये फैक्ट है कि बिटकॉइन से बेहतर है इथेरियम, क्योंकि बिटकॉइन के बाद आया था ये। लेकिन कैसे बेहतर है उसके बारे में हम चर्चा हमारे मेहमान के साथ करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीत खुराना, और उनसे हम बात करेंगे कि क्यों और कैसे बिटकॉइन जो है वो बेहतर, जो इथेरियम है वो बेहतर है बिटकॉइन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कई कारण है। पहली बात ये समझिए कि जब बिटकॉइन आया था तब कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, बिटकॉइन ने किसी और क्रिप्टो करेंसी को देख के अपनी नकल नहीं की थी। बट इथेरियम जब आया तो इथेरियम ने बिटकॉइन की सारी खूबियां ली और कुछ खूबियां जोड़ी। पहली जो नागपाल जी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कही, तो उसे आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह सकता हूं कि बिटकॉइन काफी कुछ करता है, इथेरियम वो सारी चीजें करता है मगर उससे ज्यादा, एक से ज्यादा काम में आता है इथेरियम। दूसरी चीज ये है कि आजकल खास करके जब ये जो कंप्यूटिंग पावर है, कंप्यूटर्स की क्षमता बहुत बढ़ गई है जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, एनर्जी यूजेज क्या है, इस पर काफी चर्चा हो रही है। वैसे तो इथेरियम से आगे जाके भी बहुत और क्रिप्टो करेंसीज बन रही है, बट बिटकॉइन के मुकाबले में इथेरियम ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। आज और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं इन दोनों को छोड़ के। तो जो आपने 3 इडियट्स का एग्जांपल दिया था कि वायरस ने कहा दूसरा बंदे कौन था मून पे, तो 10वां और 15वां कौन था है तो किसी को नहीं पता होगा, मगर फिर भी जो इथेरियम है उस होड़ में लगी है कि शायद किसी दिन, चूंकि वो ज्यादा तेज चलती है, क्योंकि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा है, ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, उस पर डैप्स ज्यादा बने हैं, तो शायद वो बिटकॉइन को बीट कर सके। तो अजीत खुराना जी का इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दे दूं। ये क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और फाउंडर है जेनेसिस नेटवर्क के, और इन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से बिटकॉइन से बेहतर है इथेरियम, और उसी की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि उससे आगे जाता है एक स्टेप। क्यों? क्योंकि ये पहली करेंसी नहीं थी, पहली करेंसी थी बिटकॉइन, इसीलिए कुछ स्टेप्स आगे इथेरियम गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर खुराना, आपने हमारे साथ बहुत ही अहम पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए। लेकिन अब आगे हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम इथेरियम को बाकी और प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे। अब बिटकॉइन और इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, लेकिन और कई ऐसे नए प्लेटफॉर्म हैं, चाहे कार्डानो हो, चाहे सोलाना हो, ये सब अब बेहतर करने लगे हैं इथेरियम से। उनके साथ भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। और उसे समझने के लिए क्रिप्टो की कक्षा जो है उसकी शुरुआत भी करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद और मेहमान जुड़ेंगे और सेगमेंट्स कर रहे हैं आपका इंतजार। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो, मेरा नाम है अरुण सिंह, और आज हमारा फोकस है इथेरियम के ऊपर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिटकॉइन के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 2 पर आता है। अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है जिसका नाम है क्रिप्टो की कक्षा, जिसमें हम समझेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा सुनी होंगी, और ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इससे अगला जो सेगमेंट होगा ना उसमें हम इसका इस्तेमाल जरूर करने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें हैं क्या? ये दोनों चीजें ब्लॉकचेन का वो एल्गोरिदम है जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट या चेन में नए ब्लॉक्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन की वैधता के लिए सिस्टम का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये नेटवर्क के सदस्यों
इसकी एक दूसरे से जो होड़ है वो रहती है इसमें, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल भी इसमें होता है। इसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी वर्क करके ही आप कोई ट्रांजैक्शन है जो वो वैलिडेट करते हैं। लेकिन क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स एक साथ उस रेस में रहते हैं तो इसके चलते हुए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है उसकी खपत भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। प्रूफ ऑफ स्टेक जो है उसमें टोकन जितने आपके पास हैं उसके आधार पर आपके पास पावर होती है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। अब प्रूफ ऑफ वर्क की जो तुलना में ये कम जोखिम भरा है, इसमें नुकसान जो है वो होने का खतरा कम है। और इसीलिए क्योंकि इसमें जितने कॉइन्स किसी शख्स के पास हैं उस हिसाब से उसके पास पावर आती है, तो ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम होती है, क्योंकि हर कोई सिस्टम, हर कोई नेटवर्क होड़ में नहीं रहता। तो ये इन दोनों में फर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। अब इसके बारे में डिटेल में हमारे एक्सपर्ट जो है वो भी बात करेंगे, जिनका नाम है शशांक उडुपा, को फाउंडर है सीन्स बाय एवलॉन के और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। क्रिप्टो करेंसी पर काफी कंटेंट बनाते हैं, इन्हें इन्फ्लुएंसर कहना गलत नहीं होगा। तो ये हमारे अगले सेगमेंट वर्सेस में बताएंगे कार्डानो वर्सेस इथीरियम, जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क का सबसे बड़ा डिफरेंस है। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमने बात की यहां पर इथीरियम की अगेंस्ट बिटकॉइन, लेकिन हम उसे एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। अगर आप कार्डानो के अगेंस्ट उसका कंपैरिजन कर पाएं और थोड़ा और डिटेल में समझा पाएं प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। तो मेन चीज क्या हुआ था, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में, तभी हम लोग को प्रूफ ऑफ वर्क का सिस्टम मिला था। फिर एथेरियम आया था 2015 में, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। बट मेन चीज क्या हुआ है कि इतना साल के बाद किसी को ये पता नहीं था कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का इतना बड़ा अडॉप्शन होगा कि दुनिया भर में लोग यूज करेंगे। तो अभी क्या हो गया, स्केलेबिलिटी इतना हो गया है कि अभी एक ट्रांजैक्शन करना प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम में इतना महंगा हो गया है कि आई थिंक एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 5,000 या 6,000 रुपए भरना होगा। तो ये सब सॉल्व करने के लिए एक नया क्रिप्टो करेंसी आया है कॉल्ड एडीए, कार्डानो बोल के आया। अभी 2017 में रिसेंटली लॉन्च हुआ था और अभी नंबर 3 पे है विद $71 बिलियन मार्केट कैप। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्रूफ ऑफ वर्क है और एथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है, ये दोनों को मिला के अगर प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट किया, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होएगा, तो ये दोनों मिला के व्हाट इज हैपनिंग इज अभी कार्डानो का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट हो गए और एंटायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए। एंड सो बहुत लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी ये एथेरियम को एथेरियम किलर माना जाता है और आगे जाके आई थिंक यही नेक्स्ट एथेरियम बनेगा, ऐसा लोगों का मानना है। अच्छा, वहीं अब आगे देखिए, आपने यहां पर कार्डानो और इथेरियम की बात की, लेकिन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बात हो रही है कि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सोलाना जो है वो उनमें से एक है, तो अगर थोड़ा उसके बारे में भी अगर आप बता पाएं। तो सोलाना भी यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में देखेंगे एक नया ट्रेंड चालू हुआ है एनएफटीज बोल के, जो नॉन फंजिबल टोकन है। अभी बहुत सारा एनएफटीज अभी सोलाना नेटवर्क पे आ रहे हैं, क्योंकि सोलाना नेटवर्क बहुत सस्ता है, प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे चलता है और सोलाना का ये एक खासियत है कि 50,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड क्रिएट करता है, जो एथेरियम और कार्डानो दोनों ने करते। सो अगेन सब लोग यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कम समय में ट्रांजैक्शन खत्म करे और कितना कम खर्चा करे और एनर्जी यूजेज भी बहुत कम हो जाए ये चीज पे। तो सोलाना भी रनिंग पे है, कार्डानो भी रनिंग पे, एक और कंपनी पॉलीगॉन बोल के जो इंडियन बेस्ड कंपनी है, ये भी ट्राई कर रहे हैं कि सब एथेरियम को बीट करे। अभी ये देखना मजा आएगा कि आगे जाके एथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने वाला है दिसंबर में, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये सब देखने में मजा आएगा। एनर्जी वाला जो पॉइंट आपने मेंशन किया ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब हम इथेरियम और बिटकॉइन इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स इथेरियम जो है उसके बारे में लोग तारीफ करते हैं कि कम एनर्जी जो है उसकी खपत होती है, लेकिन जब इथेरियम के अगेंस्ट ये सब प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जब कार्डानो उसके अगेंस्ट होता है, तब ऑफ कोर्स जो निंदा है वही होती है एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। करेक्ट। सो अभी ये कार्डानो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अगर मैं आपको वो टर्म्स में डालूं तो बिटकॉइन टोटली 130 टेरावाट्स का एनर्जी लेता है, एथेरियम 50 टेरावाट्स का एनर्जी लेता है और अपना कार्डानो बस 6 गीगावाट्स का एनर्जी लेता है। सो कार्डानो इज मे बी 30 या 40 गुना कम एनर्जी कॉस्ट लेता है, इसके लिए उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है। एथेरियम में किया तो 7,000-5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन और अगर कार्डानो में किया तो 10-15 रुपए में ट्रांजैक्शन हो जाता है और स्पीड भी उतना फास्ट है। तो एनर्जी कंजम्पशन सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है अपना एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, इसलिए बिटकॉइन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एथेरियम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और सोलाना और कार्डानो जैसे नए कॉइन्स मार्केट में आके अपना जगह बना रहे हैं।
तो ये वर्सेस में यहां पर इसकी तो बात हो गई। वहीं मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो भी आप बातचीत सुन रहे हैं, ये डिस्कशन है, ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब आखिर में क्विकली शशांक, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम इथेरियम डिस्कस कर रहे हैं, वर्सेस में आपने इसे बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर कर लिया, लेकिन अब एनएफटी के मामले में इथेरियम जो है वो किस तरीके से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, अगर उसका भी आप आखिर में क्विकली जिक्र कर लें। एक्चुअली लोग पसंद नहीं कर रहे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है एथेरियम नेटवर्क पे ही एनएफटीज चल रहे हैं, पर उसमें एक पॉपुलर टर्म कॉइन हुआ है, बोलते हैं गैस वॉर्स, गैस का झगड़ा। क्योंकि जब भी एनएफटी होता है, एथेरियम का जो गैस प्राइस बहुत ज्यादा होता है। कल एक एनएफटी लॉन्च हुआ था रात को 2 बजे, और तभी एक ट्रांजैक्शन करने के लिए 1 लाख रुपए ले रहे थे, राइट। एक ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए 1 लाख रुपए। और अगर वही सोलाना में जो एनएफटीज चल रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए 15-20 रुपए ले। सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अभी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स एथेरियम में ही है, बट सब स्लोली माइग्रेट करने, अभी कार्डानो पे माइग्रेट करेंगे, अभी सोलाना पे ऑलरेडी बहुत लोग माइग्रेट कर चुके हैं। और ये एथेरियम और एनएफटीज का बहुत क्लोज मामला है, और सब लोग अभी एथेरियम पे, बट कोई खुश नहीं है। दैट्स व्हाट है, कोई खुश नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वर्सेस जो है हमारे लिए हमारा सेगमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ आखिर में एनएफटी की भी बात करने के लिए। तो देखिए, जैसे इन्होंने मेंशन किया गैस, वो फीस है जो आप इथेरियम प्लेटफॉर्म पर देते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि किस गैस की यहां पर बात हो रही है। और ऐसी टर्म्स, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो, ब्लॉकचेन की बात हो, ये सब क्या है, ये हम पिछले एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हैशटैग को सर्च कीजिए क्रिप्टो विद एनडीटीवी, और आपके सामने वो सारी वीडियोस होंगी, वो सारा कंटेंट होगा जो हमने पास्ट में किया है, और आप हमारे एक्सप्लेनर्स देख सकते हैं कि क्या ब्लॉकचेन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, गैस क्या होता है। ये सारी वीडियोस आपको पीछे वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे अगले शो में हम उसे शामिल करें, तो आप हमें लिख भेजिए। वो आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा ये होगा, फिर अपने शो में शामिल कर पाएंगे उन सवालों को। आप वीडियो बनाकर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टैग कीजिए, एनडीटीवी इंडिया। मेरा नाम अरुण सिंह है, मुझे भी आप टैग कर सकते हैं, और हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो विद एनडीटीवी। अगले एपिसोड में आपके सवाल लेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यहां पर डिस्कशन होती है, और इसे किसी भी तरीके की सीरियस फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लिया जाए। मेरा नाम है अरुण सिंह, और शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। अगले हफ्ते एक बार फिर से होंगे हम हाजिर किसी और क्रिप्टो टॉपिक के साथ। फिलहाल मेरी तरफ से गुड बाय।